अच्छा जी, वापस आ गए हैं ब्रेक से। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया और सारे स्टूडेंट्स कोशिश करें कि रीजॉइन कर लें। आप अपने फ्रेंड्स को बता दें। चलो, हाँ तो हम रूम लॉक कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अटेंडेंस से पहले पहले बीच में मैं किसी भी टाइम रूम लॉक कर दूंगा, कोई फिर एंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है। और अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो लेफ्ट हैंड की क्या की हैं भाई। कंडीशनल लूप्स हम डिस्कस कर रहे थे, लूप जेड, लूप एम्प्टी, लूप एन जेड और लूप नॉट एम्प्टी। ठीक है, लूप एनी। तो अभी हमने एग्जांपल की किसकी, लूप एन जेड यानी कि लूप नॉट जीरो की, जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि भाई क्या कोड एक गिवन था, एक एग्जांपल थी कि जिसके अंदर द फॉलोइंग कोड फाइंड्स द फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू इन एन एरे। एक ऐसा एरे था जिसमें काफ़ी सारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज थी, अनसॉर्टेड एक एरे था। उसके अंदर एक एक वैल्यू के साथ कंपेयर कराया गया है कि भाई हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो किस तरह किया भाई, लूप एन जेड लूप नॉट जीरो के थ्रू किया और टेस्ट का वेरिएबल हमने यूज़ किया। टेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया कि वो क्या कर रहा होता है, वो एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि दोनों कंडीशंस ट्रू होने के ऊपर ही वो आगे मूव ऑन करता है। फिर आगे वो फ्लैग की वैल्यू हमने पुश करवाई थी, पुश एफ डी के थ्रू आगे ई एस आई हमारा जो भी कर्सर है उसको आगे किस तरह मूव कराते हैं, इसकी लॉजिक को हमने डिस्कस किया कि भाई एड ई एस आई टाइप ऑफ एरे किया जाता है अगर आपने इसको आगे मूव फॉरवर्ड करवाना है। ठीक है भाई, फिर फ्लैग की वैल्यू जो भी आई थी इस टेस्ट की कंडीशन से उसको हमने पॉप करवा के उसके ऊपर लूप एन जेड की कंडीशन को चलाया, जहाँ पर हमें नॉट ज़ीरो की ये कंडीशन परफॉर्म हुई, चेक हुई कि भाई फ्लैग की क्या वैल्यू आ रही है और काउंटर की वैल्यू क्या है, जिसकी बेसिस पे ये लूप वापस चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। अगर नहीं चलता तो फिर हमारे पास इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। और नेक्स्ट कर्सर से वापस बैक जाने के लिए हमने डिस्कस किया कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर सब ई एस आई टाइप ऑफ एरे कर रहे थे, जैसे एड ई एस आई किया था और सेम हमारे पास जो भी वैल्यू थी उसको हमने एरे में से फैच करके आउटपुट में दे दिया था। तो ये आई होप सबको समझ आ गया था। टास्क जिसको नहीं आया है वो दोबारा से हमारी जो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी फर्स्ट सेशन की टू सेकंड सेशन की, उसको दोबारा से रिप्ले करके आराम से तसल्ली से देख ले, इसको सॉल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपकी आगे आने वाली लैब्स असाइनमेंट्स और तमाम चीज़ों के लिए, लैब एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, लूप नॉट ज़ीरो। अब हमारे पास आ जाता है लूप ज़ीरो या लूप एम्प्टी। तो इससे लूप ज़ीरो या लूप एम्प्टी की अगर हम देखें तो कंडीशन क्या है, इफ़ ई सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड जीरो फ्लैग इक्वल्स टू वन, तो क्या करो, जंप टू डेस्टिनेशन। यानी यहाँ जीरो फ्लैग इक्वल्स टू जीरो के ऊपर ये काम हो रहा था, अब यहाँ क्या होगा, जीरो फ्लैग इक्वल्स टू वन पे ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, और जैसे ही जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो होगा तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा, यानी इसको वैल्यूज़ की डिजायर्ड मिल गई है। तो उसकी भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, इसके अंदर क्या है, इस एग्जांपल में क्या टास्क, क्या चीज़, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है उसको हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। नोट, लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन एन एरे। जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अगर एक एरे है उसमें काफ़ी सारे जीरोज हैं और एक नॉन जीरो, आपने पहले चेक करना है कि फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है। तो किस तरह करेंगे, इफ नॉन नन इज फाउंड लेट ई एस आई पॉइंट। अच्छा, इस वाली चीज़ को हम रिमूव कर देते हैं, सिर्फ यहाँ तक का टास्क कर लेते हैं, लोकेट द फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू इन एन एरे। यानी अगर एक एरे है, यहाँ आपको एक एरे गिवन है, एरे एस वर्ड यानी कि 16 बिट साइन 50 डी यू पी। अच्छा, डुप्लीकेट वैल्यू गिवन है, चलिए हम इसको कर देते हैं, एक काम करते हैं। ये एरे क्या करेगा, एक ऐसा एरे जिसमें काफ़ी सारी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं ज़ीरो। ठीक है, जीरो चलता आ रहा है 10 टाइम्स 20 टाइम्स, और उसके बाद एक कोई भी नॉन जीरो वैल्यू यानी कि 2 3 5 8 -3, कोई भी ऐसी वैल्यू कि जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, वो आएगी। तो फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना है अगर आपने, तो आपको एक एक इंडेक्स से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह करेंगे आप, लूप, कौन सा लूप यूज करेंगे भाई, लूप एम्प्टी।
या फिर लूप ज़ीरो या फिर लूप एम्प्टी का इस्तेमाल कर लें, दोनों में से किसी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये वाला एरे भी रिमूव कर दिया। अच्छा, अब ये क्या है भाई, एरे, इसको हम पहले इनिशियलाइज की बजाय इनिशियलाइज कर देते हैं 0 0 0 0। ओके, ठीक है, और यहाँ पर कर देते हैं -3,0,0,5। ठीक है, तो अब एक ये एरे है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है, कौन बताएगा भाई? फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू कौन सी है इस एरे के अंदर, इसमें -3, बिल्कुल सही। सबका आंसर सही है। ठीक है, -3 हमारी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। अब यही चीज़ असेंबली लैंग्वेज के थ्रू अगर कंप्यूटर चेक करे तो वो किस तरह करेगा, उसके लिए हमारे पास एक कोड गिवन है जिसको वो रन करने के बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या ये नॉन जीरो वैल्यू है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं। तो ये एक एक को चेक किस तरह करेगा, लूप एम्प्टी के लूप के थ्रू। लूप एम्प्टी की कंडीशन क्या है हमारे पास, जीरो फ्लैग क्या होना चाहिए, ECX इज ग्रेटर देन जीरो पर ये लूप चलता रहेगा, और अगर जीरो फ्लैग इक्वल्स टू ECX इज ग्रेटर देन जीरो पे और जीरो फ्लैग इक्वल्स टू 1 हो जाए तो चलता रहेगा, जीरो हो जाए तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर ये लॉजिक डिस्कस की थी, सेम एज इट इज काम होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके अंदर ही। आपको यहाँ पर क्या गिवन है, एरे हो गया, मूव ESI ऑफसेट एरे। ठीक है, मूव ECX लेंथ ऑफ, वही वाला काम हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये पहले तो आपको ये यहाँ तक का चीज़ गिवन है, फिल इन योर कोड हियर, और कोड भी आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ से हम काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये अब यहाँ पर वही काम हो रहा है, मूव ESI ऑफसेट एरे, यानी इस एरे का हमने ऑफसेट इंडेक्सेस जो है वो कहाँ पर रख लिए, ESI एरे के अंदर, ESI के रजिस्टर के अंदर, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ESI क्या काम करता है, एरे के इंडेक्सेस को सेव करने में काम आता है। ऑफसेट क्या करता है, इसके एड्रेसेस को पॉइंट करता है। सेकंड लाइन क्या गिवन है, सेम जैसे प्रीवियस में हमने की थी, आप लोगों का अच्छा रिवीजन भी हो रहा है इस तरह। और मूव ECX ऑफसेट लेंथ ऑफ एरे, यानी कि कितनी दफ़ा चलाना है इस लूप एम्प्टी को, लूप ई को, लेंथ ऑफ एरे टाइप। ठीक है, ECX में क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एरे। लेंथ क्या है भाई इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ कैलकुलेट होगी इस एरे की, एरेज का ये जो नेम गिवन है, और इसके ECX के अंदर आ जाएगी। अब ECX कितनी दफ़ा चलेगा, 8 टाइम्स, 8 फिर 7 फिर 6, फिर करते करते 0 तक जाएगा, और जैसे ही 0 वाली कंडीशन पे पहुंचेगा लूप ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या गिवन है, लेबल क्रिएट किया है, जैसे हमने वहाँ पर नेक्स्ट के नाम से किया था, यहाँ L1 के नेम से क्रिएटेड है। आप कोई भी नेम से एक लेबल क्रिएट कर लें ताकि लूप चल सके। अब यहाँ पर देखें, जैसे हमने वहाँ टेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, टेस्ट क्या कर रहा था भाई, टेस्ट हमारे पास एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ है, CMP क्या करता है, सब्ट्रैक्शन वाला काम, बस डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं करता। ठीक है, डेस्टिनेशन में चेंजिंग नहीं करता। कंपेयर करेंगे, अब कंपेयर किस तरह करेंगे, चूंकि हमें क्या है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कंपेयर यूज कर रहे हैं या टेस्ट। अब यहाँ अगर कंडीशन देखें तो क्या है, आपने नॉन जीरो निकालना है। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, तो आप किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, CMP जीरो से। आप जैसे वहाँ 8000H था, फिर आप ये तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म आप ये ना करें, आप डायरेक्ट जीरो से कंपेयर कर दें। ठीक है, कि ताकि आपको पता लग जाए कि आगे आके जाके जब जीरो होगी, जाहिर है, तो ये जब कैलकुलेशन परफॉर्म होगी कंपैरिजन वाली, तो आपके पास जीरो फ्लैग की फिर कोई वैल्यू आएगी, उसी हिसाब से फिर आप जीरो फ्लैग की वैल्यू के ऊपर ये कंडीशन चेक कर लेंगे जो हमने प्रीवियस की थी, कि जीरो फ्लैग इक्वल टू 1 आ रहा है या फिर जीरो आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपेयर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बिल्कुल सही, नूर ने भी बिल्कुल सही बताया है चैट के अंदर। और अब ये कंपेयर कंस्ट्रक्शन जो हम वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे, जैसे, और किस टाइप का है भाई, वर्ड टाइप का है ये एक वेरिएबल CMP, इसको हम CMP
दोनों फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। एज अ वेरिएबल भी आ रहा है, यानी कि फ्लैग को भी स्टोर करता है, और जो भी इसकी जो भी इसका आउटपुट आएगा उसको भी। और क्योंकि ये एक वेरिएबल है और इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन वाला काम करता है, ये माइनस वाला काम करता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में आपके काम आएगा। पॉइंटर ESI यानी कि एक वैल्यू को पॉइंट करेगा, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। जीरो वैल्यू से आप कंपैरिजन होगा। इसके बाद क्या चीज़ गिवन है, ये अब हमें पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ ये तो आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए मैंने बता दिया था। अब आप चाहें तो उसको खुद से भी कर सकते हैं, यानी पुश FD। अब जो भी फ्लैग की वैल्यू आएगी उसको आपने पुश करवा दिया। उसके बाद क्या करते हैं भैया, यहाँ से जो भी इसके ऊपर कंपैरिजन हो गई, फ्लैग की वैल्यू आई उसको पुश करवा दिया, फिर ऐड ESI टाइप, लिख लेते हैं, हाँ, ऐड ESI टाइप एरे। किस मकसद के लिए, ताकि ये इसकी टाइप क्या है, टू, ये टू इसके एड्रेस में ऐड होगी, तो यहाँ पर अब हमारा एड्रेस आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लैग की जो भी वैल्यू आई थी उसको आपने पॉप कर दिया, पॉप FD के थ्रू, ठीक है। और जो वैल्यू आई है पॉप FD के थ्रू, उसकी फ्लैग की वैल्यू, उसके ऊपर आपने लूप एम्प्टी की कंडीशन चलानी है। लूप एम्प्टी की क्या कंडीशन है कि जीरो फ्लैग आना चाहिए आपके पास, 1 और बाकी ये, ठीक है। फर्स्ट टाइम चलेगी तो लूप एम्प्टी की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, तो ये चलता रहेगा, ठीक है। सर ऐड की जगह इंक्रीमेंट भी करवा सकते हैं को, हाँ इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा मुझे एक बात बताओ। इंक्रीमेंट किस तरह काम करता है, वो एक दफ़ा इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। आप दो दफ़ा यानी कि इंक्रीमेंट +1 पे चलता है, आप दो दफ़ा इंक्रीमेंट करा दें तो +2 पे चलेगा। लेकिन उसके लिए अब यहाँ तो हमने एक क्या दे दिया है, यहाँ हमने एक ऐसा एरे क्रिएट कर दिया है कि जिसकी हमें डाटा टाइप मालूम है। अगर एक ऐसा एरे क्रिएटेड हो जिसकी आपको डाटा टाइप नहीं मालूम है, यानी कि अब यहाँ पर वर्ड भी तो आ सकती है, बाइट भी आ सकती है, कीवर्ड भी आ सकता है, कीवर्ड भी आ सकता है एरे की टाइप। तो उससे बचने के लिए कि क्या टाइप है क्या नहीं है, आप डायरेक्ट लेंथ उसमें टाइप ऐड करवा दें कि जो भी टाइप है उसमें डाटा की, उसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। हाँ जेनेरिक कोड है। अच्छा, फिर लूप एम्प्टी की आपने कंडीशन को परफॉर्म करना है, यानी यहाँ क्या गिवन है भाई, हाँ लूप एम्प्टी, अगर लूप ई की कंडीशन ट्रू हो रही है तो नेक्स्ट पर चले जाओ, ठीक है। अब ये जीरो कंपेयर होगा, ये जीरो इक्वल जीरो जीरो कंपेयर हुआ सेम है, तो फिर ये नेक्स्ट पर दोबारा चले जाएगा। नेक्स्ट कोड में भी ग्लिच है, यहाँ पर L1 आएगा, ठीक है। अगर लूप एम्प्टी है तो फिर L1 पर शिफ्ट हो जाओ। और अगर तो हमारे पास जब ये नॉन जीरो की वैल्यू आ जाएगी तो क्या होगा, एड ये फ्लैग की वैल्यू सेव हुई, पुश FD हुई, और फिर एड ESI टाइप, और हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर चेक हुआ तो ये पॉप करने के बाद तो पता ये लगा कि भाई जो प्रीवियस वैल्यू आई थी वो प्रीवियस वैल्यू के इसके ऊपर कंपैरिजन पे जो फ्लैग आया था वो फॉल्स कर रहा है लूप एम्प्टी की कंडीशन को, तो लूप ब्रेक होगा। लूप ब्रेक होगा तो अब हमें पिछली वैल्यू को जाहिर है क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, पिछली वैल्यू पर लाने के लिए सब ESI टाइप, सब सेम काम होगा यहाँ पर, सब ESI टाइप, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखें उसके बाद जंप जीरो अगर है तो क्विट कर दो, क्विट हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। क्या हो रहा है भाई, ऑल वेट MSG, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देंगे इसको एंड, ठीक है। सब ESI यानी पीछे आ गया। अब पीछे आने के बाद क्या करना है, राइट करवाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉल नहीं,
मूव ई एक्स कॉमा ई आई, सही है। यही किया था ना हमने लास्ट टाइम। वो ई एक्स कॉमा ई एस आई, ये क्या करेगा कि भाई ई एस आई में जो भी वैल्यू है उसको उठाकर, यानी कि ई एस आई एड्रेस है, इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू है, ये आप ब्रैकेट के थ्रू बता रहे हैं कि ये वैल्यू जो भी है उसको उठा कर ले आए और ई एक्स में स्टोर कर दें, और आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, कॉल कॉल सी आर एफ। तो अब आपके पास ये -3 जो वैल्यू है ये फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम रन करके देख लेते हैं पहले तो। ये देखिए, ये आ गई आपके पास -3 वैल्यू। ठीक है, और अगर आप इसको यहाँ कर देते हैं, एक काम कर लें, चेंज करके देख लें, -3 की बजाय यहाँ आप -1 रख दें, तो आपकी फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू क्या हो गई, -1। ठीक है, तो आप डीबग करके देख लें, ये आ गई आपकी फर्स्ट नॉन जीरो। ठीक है, अब ये कंडीशन पे बेस्ड करता है आपका एक जेनेरिक कोड या एक कह सकते हैं एल्गोरिथम नॉन जीरो वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये बनता है। ठीक है, उसकी आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने हैं, नॉन जीरो के लिए भी और फर्स्ट पॉजिटिव के लिए भी। ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपको लॉजिक पता होनी चाहिए कि बैक एंड पर यहाँ पर क्या लॉजिक वर्क कर रही है, तो आपको आसानी से आप लूप एन जेड या लूप एन ई या फिर लूप जेड या लूप एम टी की कंडीशंस के ऊपर कोई भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई होगी, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कंडीशनल लूप्स क्या काम करें। अब आ जाते हैं, आपका एक और टॉपिक है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इफ स्टेटमेंट में आपको क्या बताया गया है, इफ स्टेटमेंट क्या करती है भाई, हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स, ठीक है, स्विच, ये तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। उसको बताया गया है कि अगर आपने असेंबली लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट क्रिएट करनी हो तो आप किस तरह करेंगे, अगर लॉजिकली करनी हो, अगर आप सिंटेक्स को छोड़ के इफ स्टेटमेंट को लॉजिकली परफॉर्म करना हो तो आप किस तरह करेंगे। यहाँ अगर आप इसको देखें तो क्या गिवन है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स कैन इजीली ट्रांसलेट लॉजिकल स्टेटमेंट्स रिटन इन C++, जावा इनटू असेंबली लैंग्वेज। यानी असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर्स जो है वो आसानी से C# या C++ या जावा की एग्जांपल्स को जो है, हाँ यहाँ पर किसका आंसर आ गया, मात्र के कंपेयर एंड जंप्स के थ्रू हम इसको परफॉर्म कर लेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास एक ये C++ का ये कोड गिवन है, ठीक है, इसको फिर हम यहाँ तक रखते हैं, ये C++ या जावा का कोड गिवन है कि भाई इफ कंडीशन है ऑपरेंड 1 इक्वल्स टू ऑपरेंड 2, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो x इक्वल्स टू x के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर x के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन हमने असेंबली लैंग्वेज में परफॉर्म करनी हो तो हम किस तरह करेंगे, तो बता सकते हैं मुझे। जी बताएं, आप अगर कोड लिख सकते हैं तो कोड लिख के चैट में बता दें। इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये कंडीशन है, इफ ऑपरेंड 1 इक्वल्स ऑपरेंड 2 है, इसी तरह लिखते हैं ना भाई उसमें जावा, तो क्या हो जाए भाई, x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एल्स
ब्लॉक एल्स ब्लॉक में क्या है भाई, अगर ऐसा ना हो तो x इक्वल्स टू 2 हो जाए, सिंपल। यानी ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 की सपोज कोई भी वैल्यू है, यहाँ हम कर लेते हैं ऑपरेंड 1 वर्ड टाइप का, ठीक है, और उसमें हम स्टोर कर देते हैं 10, ऑपरेंड 2 वर्ड टाइप का, इसमें हम कर देते हैं 20, ठीक है। और ये x जो है इसको हम ex कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ex में या तो 1 चला जाए या तो 2 चला जाए। तो अब क्या हम कंडीशन लिखेंगे, ये इफ की कंडीशन को कैसे लिखेंगे। अच्छा जी, मोहम्मद हम्माद का आंसर आया है, कंपेयर OP1 OP2। अच्छा, हम्माद ने एक कोड हमें दिया, इसको हम रन करके पहले तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर वैसे अगर देखा जाए तो ऑपरेंड 1 और 2 की वैल्यू डिफरेंट हैं, तो क्या होगा जब इक्वल्स नहीं है तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, इस पूरे को हम कमेंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जाके देख लेते हैं कि हम्माद ने जो कोड दिया है वो रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये कोड मैंने नहीं लिखा, ये आपके क्लास फेलो मोहम्मद हम्माद ने लिखा है। इसको ज़रा हम रन करते हैं। इसमें भाई पहले तो देख लेते हैं क्या हो रहा है, कंपेयर ऑपरेंड 1 कॉमा ऑपरेंड 2। ठीक है भाई, कंपेयर CMP इंस्ट्रक्शन सबको पता है, कंपेयर करता है, सब्ट्रैक्शन वाला काम करता है। अब क्या हो, अगर इक्वल्स है, दोनों इक्वल है, तो क्या हो जाए, L1 पर चले जाएं। L1 में क्या हो रहा है, मूव x, 1, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल होगा, जाहिर है जब इक्वल नहीं है तो NE की आई थिंक कंडीशन लगाने की नीड ही नहीं, डायरेक्ट नॉट इक्वल हो जाएगा जब इक्वल नहीं है तो। खैर आपने लगा दी है, अगर नॉट इक्वल है तो क्या हो जाए, लेवल 2 पे क्या है, रिटर्न। अच्छा, तो जंप L2 हो जाएगा, ठीक है। L2 पे जंप चला गया, अगर नॉट इक्वल है तो L2 पर चला गया। L2 पर तो सिर्फ आपने रिटर्न कर दिया, रिटर्न से x इक्वल टू 2 कैसे होगा, ये x इक्वल टू 2 कैसे होगा, ये एल्स वाली कंडीशन में यहाँ के गड़बड़ हो रही है। चले, अब अगर और किसी ने बताना है तो वो बताएं, वरना फिर मैं इसको, आपकी लॉजिक सही है, बिल्कुल थोड़ा सा उसके अंदर, हाँ मैंने एंड कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तकरीबन आपकी लॉजिक सही है और अच्छा किया आपने, कम से कम हिम्मत की और कॉन्फिडेंटली आंसर तो दिया। अच्छा, यहाँ पर हम करते हैं, पहले तो हम कर देते हैं, जाहिर है हम जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो डायरेक्ट ऑपरेंड और ऑपरेंड 2 के अंदर तो नहीं कर सकते, हमें इसको मूव कराना पड़ेगा EAX रजिस्टर में। हम कहेंगे मूव EAX कॉमा ऑपरेंड 1, ठीक है, हाँ, मूव EAX कॉमा ऑपरेंड 1। और अब जब EAX में आ गया है ऑपरेंड 1 तो उसको ऑपरेंड 2 से कंपेयर करा देते हैं, CMP EAX कॉमा ऑपरेंड 2। 2 लाइन के अंदर आपका काम, जितना शॉर्ट से शॉर्ट कोड हो सकता है, दूसरे को भी आप चाहें तो EBX में मूव करा सकते हैं, जितना शॉर्ट से शॉर्ट कोड। अब ये लॉजिक तो चल सकती है ना कि एक रजिस्टर है और एक वेरिएबल है, ठीक है, ये इस तरह की एड्रेसिंग तो हो सकती है। एड्रेसिंग मोड्स में जो हमने डिस्कस किया था, एक एक रजिस्टर और एक वेरिएबल तो हो सकता है। तो हमने यहाँ कंपैरिजन करवा दी, EAX जो कि ऑपरेंड 1 की वैल्यू है और ऑपरेंड 2 के साथ कंपेयर कर लिया। इक्वल्स की नहीं लगाते हम, नॉट इक्वल्स की लगा देते हैं पहले। अगर तो नॉट इक्वल्स हो, जंप नॉट इक्वल्स, ठीक है। अगर नॉट इक्वल्स है तो L1 लेबर के ऊपर चला जाए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और अगर तो इक्वल्स होगा तो डायरेक्ट जंप नहीं करेगा, क्या करेगा, मूव EAX 1, जंप L2, EX के बाद L2 पर चला जाएगा। L2 क्या कह रहा है, L2 कह रहा है कि भाई मूव तो हो गया ना यहाँ पर, और एक सेकंड, L2 कॉल वेट MSG और एक L1
L1 भी क्रिएट कर देते हैं। L1 यहाँ पर आ गया कि अगर नॉट इक्वल हो तो लेवल 1 पर जंप कर जाना। और लेवल 1 में क्या हो रहा है, लेवल 1 में मूव ये कोड होगा भाई। किसको ये चीज़ समझ नहीं आई? जवेरिया फरीद कभी आ गया है सर, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देख लें। क्रिस्टल क्लियर है सर, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर है। कि यहाँ पर क्या हुआ, दोनों को कंपेयर कराया गया है। अगर तो इक्वल्स हैं, नॉट, अगर नॉट इक्वल्स हैं तो हमें क्या करना था, x इक्वल टू 2, तो हमने लेवल 1 पर जंप करवा दिया नॉट इक्वल्स पे। लेवल 1 में क्या हो रहा है, मूव ex, 2, ठीक है। और क्विट, ठीक है। ये करने के बाद कॉल क्विट हो जाए और क्विट यहाँ पर है, ठीक है। मूव ex, 2, और अगर हो गया और क्विट हो गया, ठीक है। और अगर तो हमारे पास क्या है, इक्वल्स है, यानी कि नॉट इक्वल्स की फॉल्स हो गई, तो क्या हो जाए, मूव ex, 1, जंप L2। लेवल 1 L2 में क्या हो रहा है भाई, कॉल, ठीक है। इनको आउटपुट भी करवा देते हैं भाई, मूव ex, 1, कॉल राइट, ठीक है। और यहाँ पर भी कॉल राइट। अब इसको जरा हम रन करके देख लेते हैं। आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल्स नहीं है हमारे पास 10 और 20। यहाँ क्या इशू आ रहा है, ऑपरेंड्स मस्ट बी सेम साइज। यहाँ हमने वर्ड लिया है भाई, और वहाँ हमने कीवर्ड वाला काम कर दिया। यहाँ ex रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ हमने वर्ड लिया हुआ है, आप लोग बता भी नहीं रहे। अच्छा जी, ये देखिए 2 आ गया, क्योंकि ये इक्वल्स नहीं है। अगर इक्वल्स करके भी देख लेते हैं, इसको भी हम 10 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें आपके पास आ गया आंसर। तो ये क्या बताने की कोशिश की गई है कि आप चाहें तो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए आप ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इफ स्टेटमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज में। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो क्या करें कि पूरा इफ का सिंटेक्स लिखें, ठीक है। लॉजिकली भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपसे कहीं लैब एग्जाम में कह दिया जाए कि आप इफ स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें लेकिन यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, या कंडीशनल जंप, तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। बस असल में आज की जो ये हमारी लैब है ना, इसके अंदर ये 2-3 टॉपिक्स थे, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हम इसको यहीं तक रखते हैं ताकि आगे आगे की चीज़ें हम फिर वो और इन डिटेल वाली डिस्कस करेंगे, तो वो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक इसको रखते हैं। लूप z, लूप empty, लूप nz, लूप ne, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से, इसकी जो दोनों एग्जांपल्स हैं इसको रन करके देख लेना है। इसको एक क्या कह सकते हैं आप इसको, कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और ये ब्लॉक इफ स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट जो है, इसको भी आप लोगों ने, इसकी भी एग्जांपल को और इसको भी डिफरेंट एग्जांपल्स को इसके रिलेटेड आपने परफॉर्म करके देख लेना है, ठीक है। और यहीं तक पर हम इसको एंड करेंगे, और आपका इसका एक लैब टास्क भी होगा। इजी लैब टास्क दे दूँगा, इतना कोई उसमें मसला नहीं होगा। हाँ, जो भी अभी आगे पेपर से रिलेटेड रूल्स वगैरह है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर 2 आपके पास टास्क हैं, ठीक है। सिंपल फर्स्ट टास्क क्या है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर। आपने यूजर से 3 यूजर इनपुट लेने हैं, ठीक है, और उन 3 यूजर इनपुट के अंदर को आपने ज़ाहिर है किसी भी वेरिएबल्स में स्टोर करना है और उन वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करनी है। अब आप चाहें तो इफ ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड इफ का इस्तेमाल करें, जो अभी हमने यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, जंप इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ठीक है, इस तरह का इस्तेमाल कर लें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कर लें। और इसकी मदद से आप क्या करेंगे, कहाँ गया,
आपने लार्जेस्ट को कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये तो हो गया टास्क 1। 3 में से लार्जेस्ट आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, जंप का कंडीशन आप यूज़ करें अगर तो आसानी से हो जाएगा कंडीशनल जंप्स के थ्रू, ठीक है। सेकंड टास्क क्या है कि आपने ये जो हमने आज पहली एग्जांपल की है इसको विद यूज़र इनपुट करना है। ये समझ लें आपके फ्री के मार्क्स हैं। ये एग्जांपल आपने यहाँ से कॉपी करनी है, कहाँ गई, ये सेम एग्जांपल होगी पूरी, इसको आपने सिर्फ रन करना है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दी जा रही है ताकि आप इस एग्जांपल को रन कर लें, ठीक है। इस एग्जांपल को आपने यहाँ से टाइप करके और उसके बाद इसमें जो यहाँ पर ये जिस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है ये आपने एज ए यूज़र इनपुट दे देनी है। यानी कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू तो आप यूज़र से क्या कर लेंगे, रीड हेक्सा के थ्रू आप 8000H ले लें और यहाँ के इस प्रोग्राम को रन करवा दें। सिंपल काम है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा आसान मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को काम नहीं दे सकता। ये ईजीएस्ट आपको टास्क दिया हुआ है, 4-5 टास्क नहीं है, 2 टास्क हैं जिसमें से एक तो पूरी सॉल्व एग्जाम्पल है, दूसरा जो है आपके पास लार्जेस्ट कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने यहाँ पर ब्लॉक स्ट्रक्चर वाले में डिस्कस कर लिया किस तरह आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लें लार्जेस्ट। तो ये 2 टास्क हैं और डेट भी मैं आपकी इसके अंदर 1-2 दिन दे दूँगा और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप ये आप लोग देख लीजिएगा अपने LMS के ऊपर, ये मैं लैब अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है तो हम यहीं पर लैब को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उसके ऊपर, आपके लैब एग्ज़ाम के ऊपर। पहले तो लैब एग्ज़ाम की बात यह है कि आप लोगों का कल लैब एग्ज़ाम होगा, कल कह रहा हूँ, आज क्या है, वेंसडे है, आप लोगों का फ्राइडे को लैब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सर आगे की लैब मैनुअल भी शेयर कर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा हाँ, आप लोगों का लैब एग्ज़ाम तो होगा भाई फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को चूँकि नमाज टाइम भी होता है तो बीच में आपको 1 घंटे का नमाज का ब्रेक भी मिल जाएगा। 10:45 पे आपका लैब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ठीक है। 2.5 आवर्स का आपका लैब एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 2 आवर्स आपके क्या है, आप कोशिश करें कि 2 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग सबमिट कर दें लैब एग्ज़ाम को। और क्या कहते हैं, जो लास्ट 30 मिनट्स बचते हैं उसके अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर लैब को सॉल्व 2 आवर्स के अंदर करने लैब एग्ज़ाम को, और लास्ट जो 30 मिनट्स बचे हैं उसके अंदर अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी PDF फाइल क्रिएट करके उसको अपलोड कर दें। ये वैसे तो 5 to 10 मिनट्स का काम है, लेकिन फिर भी 30 मिनट्स हैं। उसके बाद 1 मिनट भी लेट सबमिशन काउंट नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी का आपका रूल है। इस दफ़ा किसी किस्म की लेट सबमिशन काउंट नहीं होगी, 1 मिनट भी हो या तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप लोग स्टार्ट करें। नहीं 10:45 से नहीं, 11:45 से आपकी स्टार्ट होगी। और 11:45 का क्या मतलब है कि 11:45 से लेकर कितना हो गई 12:45, और बीच में आपका 1 घंटे का नमाज का ब्रेक आ जाएगा। अब आप चाहे तो ब्रेक ले लें, चाहे तो खुद सॉल्व करते रहें, अब आपके ऊपर 1 घंटा नमाज का ब्रेक आ जाएगा। और इस हिसाब से कितना टाइम बना भाई, 11:45, 12:45, 1:45, हाँ 3:15 बजे तक का आपका टाइम बन जाएगा। यानी 11:45 से 3:15 आपका लास्ट टाइम होगा। आप 2:45 पर अपना जो टास्क है उसको करके कंप्लीट कर लें, और लास्ट जो 30 मिनट्स होंगे 2:45 से 3:15 तक, 3:15 तक, उसके अंदर आप जो है अपना इसको जो भी टास्क है उसको उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेकर उसकी PDF फाइल बनाकर आप लोग अपलोड कर दें, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों के पास बेनिफिट ये है कि ये तो किसी भी क्लास के पास ये बेनिफिट नहीं है कि आपको आपका जो फ्राइडे का टाइम है तो आपको उसमें बीच में 1 घंटा गैप भी मिल रहा है। नमाज तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट, आधे घंटे की होती है, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है 1 घंटे का, ठीक है। बाकी क्लासेस के साथ ऐसा नहीं है, उनका तो पूरा एग्जैक्ट 2 आवर्स का टाइम है और उसके बाद 30 मिनट सबमिशन। तो खैर ईजी लैब एग्जाम होगा अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है।
फ्राइडे को सुबह घर आना पड़ेगा, चलें कोई मसला नहीं है। अब आपके ऊपर है, आप चाहे तो लैब यूनिवर्सिटी में भी दे सकते हैं, लेकिन होगा